नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और आज बंसल न्यूज में हम आपको उन चेहरों से मिलवाएंगे जिन्होंने एक बार फिर से मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। यूपीएससी 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें इस बार टॉप 10 में 6 बेटियों ने बाजी मारी है। इस साल यूपीएससी में 933 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें आईएएस के लिए 180 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। यूपीएससी में इशिता किशोर ने फर्स्ट रैंक हासिल की। इधर दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया रही तो तीसरे नंबर पर उमा हरती रही। चौथे पर स्मृति मिश्रा और 5वीं रैंक मयूर हजारिका ने हासिल की है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां से भी कई युवाओं ने देश की इस सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा में अपना परचम लहराया है। इन्हीं युवाओं से कुछ आज हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं। इन भावी अफसरों से, इन अधिकारियों से हम इनकी सफलता का सीक्रेट तो जानेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही इनके सपनों को लेकर भी आज इनसे बात करेंगे। तो आज हम इन भावी अधिकारियों से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है, जिन्होंने कई असफलताओं के बाद सफलता की ये नई कहानी गढ़ी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले इन तमाम आने वाले अधिकारी, भावी अधिकारियों, इन अफसरों से हम बात करेंगे जिन्होंने सफलता के मंत्र लिखे हैं और कैसे सफलता हासिल की है, ये इन्हीं से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से अभिषेक चतुर्वेदी जिन्होंने 278वीं रैंक हासिल की, तो वहीं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के छोरे ने कमाल कर दिया। शिवम मालवीय उनका नाम है, जो कि इटारसी के एक छोटे से गांव में बिलोंग करते हैं। यहाँ पर वो रहते हैं। इनके पिता शिक्षक हैं जिन्होंने कमाल किया है, पहली अटेम्प्ट में सफलता हासिल कर ली। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो शिवम मालवीय की ही है, जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है। तो चलिए इन भावी अधिकारियों से इनकी सफलता का मंत्र आज जानते हैं। कितनी कड़ी मेहनत और कितने अथक प्रयासों के बाद आज आखिरकार वो दिन आया है जो सपना बचपन से इन्होंने देखा वो पूरा हो चुका है। चलिए सीधे इन शख्सियत से आपको मिलवाते हैं। शिवपुरी से हमारे साथ इस वक्त शिवम मालवीय जुड़े हुए हैं। 263वीं रैंक इन्होंने हासिल की। इसके साथ ही अभिषेक चतुर्वेदी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, बिलासपुर से हैं। उज्जैन की रोचिका जिन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में सफलता हासिल की, वो भी इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। इसके साथ ही बैतूल के जय बारंगे भी आपको इस वक्त इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। जय बारंगी इनका नाम है जो आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अनूपपुर की साक्षी मिश्रा आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन किया है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी शिवम मालवीय, क्योंकि पहले प्रयास में आपने ये सफलता हासिल की है। कैसा लग रहा है आपको? गांव के एक छोरे ने कमाल कर दिया। मैम जो फीलिंग है मैम वो वर्ड्स में एक्सप्रेस में नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही गर्व की बात है हमारे पूरे गांव के लिए और परिवार के लिए। जी शिवम, लेकिन कमाल की बात देखिए यह है कि सालों प्रयास किया जाता है और लंबी मेहनत इसके लिए चलती है। देश की सबसे कठिन परीक्षा पहले प्रयास में आपने कैसे हासिल कर ली, कैसे सफलता आपको मिली? जरा वो मंत्र हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए और उन तमाम दर्शकों के साथ जो अब ये तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम की। यस मैम, मेरे लिए जो चीजें काम करी मैम वो था, पहले एक बहुत ही अर्ली मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। और फिर इसके साथ मैंने सही गाइडेंस मुझे मिला, मेरे परिवार वालों ने मेरा बहुत साथ दिया मैम। ये चीजें मेरे लिए काम करी। और मैम दूसरों को मैं यही कहना चाहूंगा जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक फ्रेमवर्क में यदि हम देखें तो यूपीएससी के जो तैयारी उसके कुछ बेसिक फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे एक बेसिक किताबों को फॉलो करना, करंट अफेयर्स को रेगुलरली पढ़ना और कम चीजों को अच्छे से पढ़ना, ना कि ज्यादा चीजों को बार बार पढ़ना। तो मैम यही मैं कहना चाहूंगा। ठीक है। और देखिए बेटियों ने क्योंकि इस बार एक बार फिर से कमाल किया है और 2 बेटियां मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उज्जैन से हमारे साथ रोचिका जुड़ी हुई है। इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं अनूपपुर से साक्षी मिश्रा जिन्होंने इस एग्जाम में कमाल किया है।
वो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो शायद मैं भूल गई, खुशी मुझे भी इतनी ज्यादा हो रही है कि मैं आप लोगों को बधाई देना ही भूल गई। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहती हूँ और सभी के चेहरे पर इस वक्त बहुत बड़ी स्माइल में देख रही हूँ। अच्छा, मैं आपके पास आऊंगी रुचिका, 174वीं रैंक आपने इस एग्जाम में हासिल की है। यूपीएससी जो देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है और इसमें आगे बढ़ना, इसमें सफलता का सपना हर कोई देखता है, लेकिन सफल बहुत कम हो पाते हैं। आपके मंत्र क्या हैं? कैसे आपने इस परीक्षा में सफलता अर्जित की है? जी, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि हमको ये मंच दिया कि हम अपनी बात रख पाए जी। और दूसरा, सफलता के लिए मैं यही चीज बोलूंगी कि सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी, मतलब लगन से पढ़ाई करना। दूसरी चीज, स्मार्टली मेहनत करना कि कम रिसोर्सेज को कितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट करके पढ़ना है, जीएस और करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करना है। और थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव रखना खुद पर, भगवान पर और अपने परिवार पर, वो आपके साथ हैं। कुछ अगर गलत भी होता है तो वो आपके साथ रहेंगे हमेशा। अच्छा, आपसे मैं समझना चाहूंगी रुचिका, क्योंकि 3 बार आपको असफलता का सामना करना पड़ा और उसके बाद चौथे अटेम्प्ट में आपने इस परीक्षा में ये रैंक हासिल की है। तो कई बार ऐसा होता है ना, जब व्यक्ति लगातार असफल होता है तो आपकी हिम्मत भी जवाब दे देती है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब बस, अब नहीं हो पाएगा, शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगी, या कुछ लोग किस्मत को कोसने लगते हैं कि शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है अधिकारी बनना। लेकिन आप उन सबके पार पहुंची और आज हम आपसे आपकी सफलता के मंत्र समझना चाहते हैं। कैसे, आखिर कैसे हिम्मत नहीं हारी आपने? जी, बिल्कुल सही बात है कि असफलता जब भी मिलती है तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और पूरी मेहनत करने के बाद अगर असफलता मिलती है तो बहुत हताशा भी होती है। पर मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि अगर मैं एक एग्जाम्पल बन सकती हूँ तो आप लोग भी बन सकते हैं। और इसके लिए 2 चीजें हैं, एक, खुद से तो हिम्मत करनी पड़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर साथ ही आपके जो करीबी लोग होते हैं, आपके माता पिता, वो आपको पूरे टाइम सपोर्ट, मोटिवेशन देते हैं। और कुछ अच्छे दोस्त, मुझे इन दोनों लोगों का बहुत सपोर्ट मिला और मैं उसी की वजह से तीसरी बार कोशिश कर पाई और सफलता पा पाई। तो मैं भगवान का और सबका धन्यवाद ही करना चाहती हूँ। मोर ऑफ अ ग्रेटिट्यूड रादर देन एन अचीवमेंट, आई विल से। जी, देखिए, बेटियां क्योंकि इस एग्जाम में कमाल की हैं और इस वक्त संस्कृति सोमानी भी हमें स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। संस्कृति, आपका बहुत स्वागत है। 49वीं रैंक आपने हासिल की है, 49th रैंक आपने हासिल की और बहुत बहुत बधाई आपको भी एक बार फिर से बंसल न्यूज की तरफ से, तमाम देश और प्रदेशवासियों की ओर से, कि आपने भी मध्य प्रदेश को आज एक गौरवपूर्ण क्षण दिया है। आपसे समझना चाहूंगी, पहले इंटरव्यू की मैं अगर बात करूं तो आप इसमें असफल हो गई थी, एग्जाम आपने क्लियर कर लिया लेकिन इंटरव्यू में आपको सक्सेस नहीं मिली थी। तो इस बार के इंटरव्यू से ही जुड़ा मेरा आपसे सवाल है, उस इंटरव्यू से जुड़ा जरा किस्सा बताइए, कैसे आपने सक्सेस हासिल की और ऐसा कोई किस्सा जो आप हमसे शेयर करना चाहती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। मैम, पिछली बार इंटरव्यू प्लस मेंस का एग्रीगेट मार्क्स कम था, मेनली मेंस में कम मार्क्स थे। बाकी इंटरव्यू मोस्टली इस बार जो इंटरव्यू चला वो ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट पे चला, स्पोर्ट्स पे इंटरव्यू हुआ। उसके अलावा आईआईटी पे एजुकेशन सब्सिडाइजेशन एंड कोचिंग, ये जो क्वेश्चंस थे काफी सोशल इश्यूज पे क्वेश्चंस थे, तो ये चीजें काफी न्यूज में रहती है, तो उससे फायदा हुआ कि क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए और उसमें एक बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हो पाया। जी, आगे किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहती हैं, आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए, देश को लेकर आप सभी ने कोई सपना देखा होगा, तभी आप इस एग्जाम में बैठे और उसके बाद आपने सक्सेस हासिल की। अब देश में जो चीजें नजर आ रही हैं, उन्हें, उन कमियों को किस तरह से आप दूर करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे? संस्कृति, मेरा सवाल आपसे ही है। भारत सरकार जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उसको जो भी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी के साथ जितना बेस्ट अपने लेवल पे किया जा सकता है विद इन रूल्स एंड प्रोसीजर, वो करने की कोशिश करेंगे। जी, चलिए, हमारे साथ अनूपपुर से साक्षी मिश्रा भी इस तस्वीर में नजर आ रही हैं। इस वक्त काफी देर से वो इंतजार कर रही हैं और बेटे भी बैठे हुए हैं, लगातार देख रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी। मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से साक्षी मिश्रा का मैं रुख करूंगी। साक्षी, अपनी सफलता की कहानी जरा आप बताइए। मैं दर्शकों को बता दूं कि 299वीं रैंक हासिल की है साक्षी मिश्रा ने। और साक्षी, आप अपनी सफलता की कहानी बताइए, कैसे आखिर सफलता हासिल की? और हमें पता भी चला है कि आपकी जो मदर हैं वो केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल हैं। जी मैम, मेरी मम्मा केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल है और इनफैक्ट मेरी जो सक्सेस है उसका सबसे बड़ा श्रेय भी मेरी मम्मा को ही जाता है जी। वही थी जिन्होंने मुझे शुरू से एनकरेज किया। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना वैसे तो एक चाइल्डहुड ड्रीम था,
लेकिन उसके साथ जो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड होता है वो मम्मा ने बहुत अच्छा प्रोवाइड किया। जब मैंने जो चाहा उन्होंने मुझे उस हिसाब से वो दे दिया, और आई थिंक वही एक इकोसिस्टम रहा है जिस वजह से मैं आज सक्सीड हो पाई हूँ इस एग्जाम में। और कहानी ज्यादा कुछ नहीं है, बस स्कूलिंग भी मैंने केंद्रीय विद्यालय से ही की है, जहाँ बहुत मुझे हेल्प मिली उस केंद्रीय विद्यालय के सेटअप की, मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी मुझे केंद्रीय विद्यालय ने। जिसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, वहां से मैंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की, और उसी के साथ मुझे लगा कि अब कोचिंग ले लेनी चाहिए, तो मैंने वहीं से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की। फिर 2020 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, और तब से मैं फुल टाइम प्रिपरेशन घर पर ही कर रही थी। और थैंकफुली, जैसा ऑलरेडी सब लोगों ने कहा, कि एक इमेंस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है। सो उस ग्रैटिट्यूड के साथ एंड थोड़ी कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के साथ आज आप जो रिजल्ट देख रहे हैं वो है। डेफिनेटली साक्षी, मेहनत तो है ही, इसी का नतीजा है कि आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपकी सफलता के किस्से और कहानियां सुनने की कोशिश कर रहे हैं। साक्षी, लेकिन देखिए, जब इस तरह के एग्जाम में आप बैठते हैं तो कोई ना कोई आपका मेंटोर जरूर होता है, और क्या आपकी मदर ही आपकी मार्गदर्शक है आपके टफ टाइम में? उन्होंने ही आपका साथ दिया, सबसे बड़ी सपोर्टर वो रही? यस मैम, मेरी मम्मा ही सबसे बड़ी मेरी सपोर्टर रही, या यूं कहूँ कि जो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थी मेरी पूरी जर्नी में, वो मेरी मम्मा है। इसके अलावा ऑफ कोर्स मेरे कई सारे फ्रेंड्स, स्कूल्स के, कॉलेज के, इनफैक्ट ये जो पूरी यूपीएससी की जर्नी थी, इसमें भी मैंने कई बहुत अच्छे दोस्त बनाए, जो खुद भी आज लिस्ट में है। तो इन सबका एक सपोर्ट रहा, मेरे कई मेंटोर्स भी मुझे मिले इस जर्नी में, तो सबका सपोर्ट था, जिस वजह से आज हम ये रिजल्ट देख रहे हैं। बिल्कुल साक्षी, फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई आपको। आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के भी बेटे हैं जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमारे साथ बिलासपुर से अभिषेक चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं, 278वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। अभिषेक, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चौथी बार में आपको सफलता मिली। 3 बार आप असफल रहे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, लगातार आप मेहनत करते रहे, और आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आपसे आपकी सफलता की कहानी हम जानना चाहेंगे। थैंक यू मैम। सफलता की कहानी तो वैसी ही है जैसी बाकी लोगों ने बताया, कि काफ़ी स्ट्रगल भरा था, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते थे, और इट्स अबाउट हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए खुद पे, और हार्ड वर्क का तो कोई शॉर्टकट है नहीं। बिल्कुल, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, जैसा अभी एक मैम ने कहा। तो मैं 2018 से प्रिपरेशन कर रहा था, एंड दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट, तो अब बस रिलीव्ड हूँ कि अब ये जर्नी ख़त्म हो गई। अच्छा, ये समझना चाहूंगी अभिषेक, देखिए 3 बार आप असफल रहे, लेकिन चौथी बार में जब सफल हुए, रिजल्ट आया, आपने चेक किया और आपको पता चला कि अरे वाह, इस बार तो 278वीं रैंक मुझे मिल गई, तो क्या रिएक्शन आपका था? फैमिली का रिएक्शन किस तरह से था जब आपने उन्हें ये खबर दी, न्यूज उन तक पहुंचाई? तो जी, मुझसे पहले तो फैमिली को ही पता चल गया था। मतलब मैं जब तक रिजल्ट चेक कर रहा था, वो खुद ही कमरे में आ गए थे जी, और काफ़ी खुश थे। मम्मी रो रही थी, गले लगा रही थी, पापा खुश थे, उनको लग रहा था उनका ही एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो घर में माहौल काफ़ी अच्छा था, सब काफ़ी खुश हैं। चलिए, आगे भी आपसे बात करूंगी, लेकिन और भी कई चेहरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवपुरी के शिवम यादव इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ ही मौजूद हैं बंसल न्यूज के स्टूडियो में, वो आज आए हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है शिवम। और देखिए, हमें पता चला है कि आपके पिता, जो कि कलेक्ट्रेट में बाबू हैं, लेकिन अब उनका बेटा भावी कलेक्टर होगा। कैसी फीलिंग रही, कैसा लग रहा है आपको और आपके पेरेंट्स को जब ये न्यूज उन तक पहुंची? धन्यवाद मैम, पहली बात तो यहाँ बुलाने के लिए, और दूसरी बात, घर वालों के लिए बहुत अच्छा था। मतलब पापा को तो ऐसा था कि पापा का सपना ही सच हो गया एक तरह से। बाकी काफ़ी एक्साइटिंग रहा। सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, तो जितनी भी बधाई आ रही हैं सब पापा मम्मी को ही आ रही हैं, तो वो इस चीज़ के मज़े ले पा रहे हैं अभी। जी। अच्छा शिवम, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि किस तरह से आपने मेहनत की, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, और क्या सोशल मीडिया से आपने इस दौरान पूरी तरह से दूरी बना ली थी, या सोशल मीडिया भी आपकी लाइफ में उस टाइम पर रहा जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे? मैम, पहला सवाल जो घंटे का रहा, मैं 6 से 8 घंटे पढ़ता था, ज़रूरत पड़ने पे 10 से 11 घंटे तक खिंचाए, पर 6 से 8 एक डिसेंट स्लॉट था, और वो भी बहुत ज़्यादा बंदिशों में नहीं था। जब मेरा मन करता था, कभी दोपहर में पढ़ता था, कभी शाम में, कभी गार्डन में बैठ के, कभी रूम में।
तो इस तरह से पढ़ाई की। दूसरी बात, जैसे कि ये जो आपने बोला कि अप्स एंड डाउन्स वाला फेज है, वो तो चलता रहता है, उसका इतने कोई दिक्कत आई नहीं कभी, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट था, मुझे पता था क्या कमियां हैं, वो कर सकता हूं, तो मैंने कर लिया था उसे आराम से। जी जी जी, चलिए आपसे आगे भी बात करेंगे। इस वक्त बैतूल से जय बारंगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनकी सफलता की कहानी जरा हम जानते हैं। 578वीं 87वीं रैंक, मुझे थोड़ा सा करेक्ट करिएगा जय, जरा अपनी रैंक को लेकर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ आपकी रैंक को लेकर। और देखिए आपकी सफलता की कहानी मैं समझना चाहूंगी, चौथा प्रयास आपका रहा, 4th अटेम्प्ट में आपने इस एग्जाम में सफलता हासिल की और काफी टफ टाइम आपके लिए रहा था, क्योंकि आपके पिता का भी कोविड में निधन हो गया। शिक्षक वो थे, आपने अनुकंपा नियुक्ति ना लेकर आगे बढ़ने की ही सोची कि नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है। जी मैम। जी मैम, मैम मेरी 587th रैंक आई है। टाइम मैम, बिल्कुल मैम, 4 साल हो गए थे इस प्रिपरेशन में। तो इनिशियल जो 2 अटेम्प्ट मेरे थे तो वो मैंने दिए थे, तो मेरा जब नहीं हुआ था तो मेरे पापा ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था उस टाइम पे, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि आप बेटा कर सकते हो और आप निरंतर प्रयास करते रहो। और जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद मैंने बस ये ठान लिया था कि पापा का नाम मुझे मतलब रोशन करना है, और पापा का नाम के लिए मैंने बहुत ज्यादा इस अटेम्प्ट में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी। और बिल्कुल मैम, इसी के लिए मैम रिजल्ट आया और मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी फैमिली वाले भी आज बहुत खुश है। लेकिन जय, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, देखिए कहते हैं, मुझे जरा आप क्लियर करिएगा कि क्या यूपीएससी एग्जाम के लिए कोचिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है? क्योंकि आपने तो केवल स्टार्टिंग फेज में ही कोचिंग की, 10 माह आप कोचिंग गए, 10 मंथ्स ओनली, और उसके बाद आपने सेल्फ स्टडी की, और सेल्फ स्टडी करके आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है। जी मैम। जी मैम, इस एग्जाम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खुद को जानना। खुद को अगर आप जान लेते हो तो आप समझ लेते हो कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस क्या है। तो जब आप वो जान लेते हो तो उस हिसाब से मैम आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन को आगे करते हो, और यूपीएससी को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हो। तो इनिशियल कोचिंग जो है वो आपका बर्डन कुछ हद तक कम करती है, क्योंकि वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, चीजें इजीली आपको स्टार्टिंग में समझा देते हैं। तो एक बेस बनने के बाद मैम मेरी प्रिपरेशन मुझे खुद को ही आगे बढ़ानी पड़ी थी। और मोटिवेटेड मैम हमेशा इंसान को खुद को ही रखना पड़ता है। अल्टीमेटली मैम प्रयास इंसान का खुद का रहता है। हर एस्पायरेंट अपनी एक स्टोरी के साथ उस प्रिपरेशन को करता है, अपने फेजेस को डील करता है, और कैसे मैम वो प्रिपरेशन करता है वो सबका एक अपना एक अलग तरीका होता है। और मैम कोचिंग इसलिए मैम स्टार्टिंग में बिल्कुल हेल्पफुल मेरे लिए थी, बट उसके बाद मैम निरंतर खुद से प्रयास करते रहना, अपनी फैमिली से बात करना, अपने फ्रेंड से बात करना, एक छोटे से ग्रुप में डिस्कशन करना, तो उससे मैम मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। बिल्कुल, देखिए आपने जो सफलता की कहानी बताई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जय, जो कि लगातार प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, कई बार हिम्मत भी हार जाते हैं। लेकिन आप सभी जो इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, आप सभी की कहानी बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल है। कितनी कठिन परिस्थितियों से लड़कर, कितनी बाधाओं को पार करके आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप सभी के चेहरे पे जो स्माइल है वो बता रही है कि देखिए कितनी कठिन परीक्षा थी जिससे आप सभी ने पास किया है। शिवम मालवी भी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इटारसी से वो हैं, जैसे मैं बार बार लगातार कह रही हूँ कि एक छोटे से गांव के आप रहने वाले हैं शिवम, और उसके बाद आपने ये परीक्षा पास की है। परिवार में फिलहाल किस तरह का माहौल है? आपके पिता भी शिक्षक हैं जो आपके सबसे बड़े मार्गदर्शक बन के उभरे, और उन्होंने कठिन परिस्थितियों में आपका साथ दिया। तो मुझे जरा बताइए कि अभी किस तरह का माहौल नजर आ रहा है परिवार में, और आज क्या खास बन रहा है अपने लाडले बेटे के लिए? मम्मा क्या बना रही हैं आज? हेलो शिवम, आवाज आ रही है आपको? यस मैम, यस मैम। मैं बहुत ही खुशी का माहौल है मैम घर पे जी। और मैं इतना खुशी का माहौल है, हम इतने बिजी है कि मैं देख भी नहीं पाया कि मम्मी क्या बना रही है। अच्छा। तो अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, अभी मैं जाके देखता हूँ। और बहुत ही मैम एक दिवाली सी बनी है घर पे। कल पूरे गांव में ऐसा था, पूरा जश्न का माहौल था और पूरे गांव वालों ने साथ मिलके सेलिब्रेट किया मैम इस चीज को जी। तो एक बहुत ही डिवाइन और ब्लेस्ड फीलिंग है मैम। और मैम सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो मेरे स्कूल वाले, मेरे टीचर्स, मेरे क्लासमेट्स, इनका मैं बहुत बड़ा योगदान रहा, वो भी आज इसी जश्न में उत्साहित होकर शामिल है। जी जी जी, देखिए तमाम जो भावी अधिकारी वो हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इसके साथ ही न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, ओवर टू यू सर। बिल्कुल, देखिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मध्य प्रदेश के छोटे शहर से आने वाले हैं। मैं भोपाल को भी एक छोटा शहर ही मानता हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई यहीं हुई, लेकिन एक कस्बा है, 9 बजे सो जाता है भोपाल,
सड़कें सुनसान होने लगती हैं और 11 बजे तक तो ऐसा लगता है कि पुराने भोपाल की पटियाबाजी को छोड़ के नए भोपाल में सन्नाटा रहता है। मैं इन सारे जो हमारे सामने चमकते हुए चेहरे हैं, मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था, तो बजट को जब मैंने बडगेट पढ़ा था पहली बार, तो पूरी क्लास के अधिकांश लड़के जिस तरह से हंसे थे और मुझे भी ऐसा लगा था कि ये जमीन फट जाए अभी और माँ सीता की तरह मैं इसमें समा जाऊं, खत्म हो जाए। एक लड़की ने, जब साउथ इंडियन लड़की जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, उसने मेरा मजाक उड़ाया कि हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ होता है, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैं इन सभी से जानना चाहता हूं कि हमारे मन में कई बार इस तरह की भावनाएं टीनेज और युवा अवस्था में बहुत जम के बैठ जाती हैं कि मैं कॉन्वेंट में क्यों नहीं पढ़ा, मैं फोटोग्राफी क्यों नहीं बोलता, मैं होटल क्यों नहीं बोलता, मैं क्यों इस तरह की चीज़ें, डेवलपमेंट क्यों नहीं बोलता। इनसे ओवरकम करने के लिए आपका क्या 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 कहते हैं आप? कोई अपने अनुभव छोटे छोटे जल्दी से मुझे बताइए कि इस तरह की जो इनसिक्योरिटी है इससे ऊपर उठने के लिए हम क्या करें। जी, कोई भी आप में से कोई भी एक शुरू कर सकता है। शिवम है मेरे साथ, मैं पहले शिवम आपसे ही शुरू करता हूं। क्या मन में जो इस तरह की फीलिंग आती थी, कैसे देखते हैं आप इसको? जी सर, अल्टीमेटली देखा जाए तो है तो वो भाषा ही, भाषा को भाषा की तरह लेना चाहिए, एक माध्यम की तरह लेना चाहिए। और ये जो आप कह रहे हैं एकदम सही बात है, ये हमारे अंदर काफी अंदर तक घर कर चुकी है ये बात। तो इसमें जो जैसे आजकल सरकार भी पुश कर रही है कि वर्नैकुलर लैंग्वेज जैसे हम कहते हैं, जो लोक भाषाएं हैं, भाषिणी ऐप लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप के थ्रू, इन सब चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए और जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी, 3 भाषा पॉलिसी की जो बात की जा रही है, वो काफी अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, काफी प्रोग्रेसिव हैं, काफी लिबरल हैं ये बात। अब जैसे देखिए कितनी आसान सी बात है, मैं इस चीज पर बात कर रहा हूँ, मेरे शब्द निकल रहे हैं प्रोग्रेसिव, लिबरल, जो हिंदी में हो सकते थे, हिंदी में लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इसको लेकर कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। रोशिका, आपने कैसे, क्या आपके मन में भी कभी इस तरह का द्वंद आया? क्योंकि कई बार हमें बहुत बड़े सारे द्वंद घेर लेते हैं। एक समय में बहुत दुबला पतला होता था तो मुझे लगता था कि काश मैं अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे रिच कर, जबकि पर्सनैलिटी रिच होती है आपके भीतर के गुणों से। जी रोशिका। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि पर्सनालिटी का जो रूप होता है वो मुझे नहीं लगता बाहरी स्वरूप से देखा जाता है, पर आप कितने अच्छे से चीजों को समझकर बोल रहे हैं और सामने वाले की भी कितनी सुन रहे हैं, ये 2 चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये लगता है। और साथ में मैं एक मैसेज उन लोगों के लिए भी देना चाहूंगी कि जो किसी वजह से असफल रहे और वो फिर सुसाइड या ऐसी दूसरी चीजों की तरफ जाते हैं, तो मैं उन लोगों की तरफ ये चीज बोलना चाहूंगी कि प्लीज इस एग्जाम को एंड मत माने अपनी लाइफ का। इस एग्जाम से ऊपर भी बहुत चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें भी हैं, और आप वो ढूंढे आप जिसके लिए बने हैं। जैसा किसी और ने भी बोला था कि इस एग्जाम में खुद को जानना इम्पोर्टेंट है। सुसाइड तो बिल्कुल रोशिका, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा मंत्र दिया। सुसाइड तो एक बहुत ही भयानक, और ईश्वर न करे कोई उस तरफ मुड़े, लेकिन कुछ उसी के जैसा एक निराशा जैसा भी, मैं सुसाइड नहीं बोलूँगा उसको, लेकिन वो उसका भयानक परिणाम वैसा ही होता है। और कई हमारे साथी निराशा में कहते हैं अब यूपीएससी नहीं देना है, अब पीएससी नहीं देना, अब इधर जाना ही नहीं, अब मैं बिजनेस शुरू करूँगा, अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूँ। ऐसा नहीं, जब तक आपका फाइनल अटेम्प्ट नहीं है। अभिषेक, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? ये भी एक किस्म का सुसाइड ही है कि आप ये गिव अप कर देते हैं कि नहीं अब नहीं लड़ पाऊंगा। इस समय मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिन्स की किताब है, बड़ी जबरदस्त किताब है और ये मेरे बेटे ने मुझे दी है, जो यही सिखाती है कि आप घायल होंगे, बहुत बुरी तरह घायल होंगे, लेकिन जिस दिन जीतेंगे उस दिन सारे घायल होने का दर्द हवा हो जाएगा। जी अभिषेक। जी, वो तो कहते ही है कि फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस, तो हमें रुकना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मतलब खुद के अंदर भी झांक के देखते रहना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप में कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके स्वयं खुद के एक्शंस पे है। आप दूसरों को, दुनिया को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और रिजल्ट भी आपके कंट्रोल में नहीं है। कई बार बहुत हार्ड वर्किंग लोग, पूरी मेहनत करने वाले लोग, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा तो यहाँ भाग्य का भी खेल है इसमें। लेकिन हाँ, गिव अप नहीं करना चाहिए, जितना हो सके, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप अटेम्प्ट दीजिए, यही कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी जया। बिल्कुल, देखिए आप सभी से आपकी सफलता की कहानी हम लगातार जान रहे हैं और ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तमाम बाधाओं को पार करके आप आगे आए हैं। और शायद सर ऐसे ब्रेक यहाँ पर मैं लूंगी, लेकिन कई ऐसे चेहरे होंगे, शायद आगे आप इनसे अफसरनामा में भी बातचीत करेंगे। चलिए, और आज बंसल न्यूज में हम उन चेहरों से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने यूपीएससी
परीक्षा में सफलता हासिल की है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को एक बार फिर से गौरवपूर्ण क्षण दिया है। सीधे उन चेहरों से बात करते हैं, उन भावी अधिकारियों से हम बात करते हैं और सीधे रुख करते हैं न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी का। शरद जी, बिल्कुल ठीक है। एक चीज मैं आप सबसे समझना चाहूंगा, यहाँ से शुरू करूंगा। शुभम मेरे साथ हैं, फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे। आप सबके चेहरे में देख रहा हूं तो ऐसा लगता है जैसे किसी योगी के चेहरे हैं, किसी कंसंट्रेशन के मतलब ये मन को साधने वाली भी एक बात है। कई सारे लाखों युवा इस समय ये कार्यक्रम देख रहे होंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और देश के अलग अलग हिस्सों में। आप सबकी आंखें बिल्कुल स्थिर हैं आसपास। जैसे वो अर्जुन के लिए कहा जाता है ना कि चिड़िया की आंख के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे आसपास बहुत कुछ है। नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, IPL है, सिनेमा है, दोस्त हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सड़क पर ट्रैफिक है, घर में मम्मी पापा की उलझनें और परेशानियां हैं, किसी बुआ की शादी टूट गई है, किसी मौसा जी को कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि मेजर सर्जरी होनी है। मुझे एक एक करके आप समझाइए, जल्दी जल्दी से टिप्स दीजिए, क्योंकि इतने सारे मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम चीजों के बीच में शुभम आप मुझे समझाइए कि कैसे आपने ये, जैसे मायावी राक्षस होता है वैसे आज के दौर में ये मायावी उपकरण हमारे सामने हैं, इनसे आप कैसे बचे, कैसे बचाया आपने अपने? सर, सबसे पहले योग और ध्यान में करता हूँ, उससे काफ़ी हेल्प मिली है। प्लस मैं टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट यूज़ करता था। जैसे मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पासवर्ड लॉक लगा हुआ था जो बहुत लंबा होता था और उसमें फिंगरप्रिंट इनेबल्ड नहीं था, तो आपको टाइप करना पड़ेगा। प्लस 7 बजे के बाद मेरी स्क्रीन अपने आप ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती थी, तो उसको ऐसे चलाने का भी मन नहीं करता था। तो इस तरह के बेसिक छोटी छोटी चीजें करके नज थ्योरी बोलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, टेक्नोलॉजी अगेंस्ट टेक्नोलॉजी। ये देखिए कितना बड़ा शब्द है, तकनीक के विरुद्ध तकनीक। क्या कमाल की बात है। पासवर्ड इतना लंबा कि आप उसमें आपको खुद ही हिचक हो, आलस आए कि मैं क्यों खोलूं यार अपना इक्विपमेंट। जी हाँ, तो सर इन्हीं की वजह से काफी मदद मिली। और ऐसा नहीं है कि हर चीज बुरी थी, कभी कभी देखता था, पर वो अपनी मर्जी से होता था कि हाँ इस दिन ये चीज देखनी है जो अच्छी है सोशल मीडिया पे, तब देखेंगे, अभी नहीं। चलिए रोशिका, आप मुझे बताइए आप कैसे बचती थी। बहुत खूबसूरत बात कही शुभम ने। आपने कैसे अपने ध्यान को, कंसंट्रेशन को एकाग्र बनाकर रखा? जी, मैं इसमें 2 ही बात ऐड करना चाहूंगी जो बोली उसके बाद। पहली तो कि जैसे उन्होंने बताया फॉरेस्ट ऐप करके भी आता है, मैंने भी वही यूज करा था, जिसमें आप जितने घंटे पढ़ाई करेंगे उतने पेड़ उगाए जाते हैं। तो वो एक मोटिवेशन बना था कि हम जितने घंटे पढ़ाई करेंगे उतने पेड़, और वो पेड़ हम असली में भी उगा सकते हैं फिर। तो मुझे एक मोटिवेशन था। और दूसरा मैं कहूंगी कि अपना सर्कल कम रखें पर पॉजिटिव लोगों के साथ रखें जो आपको मोटिवेट करें हमेशा। वो भले आपके माता पिता और कुछ दोस्त हो सकते हैं, उन्हीं के साथ मैं बस बातें करती थी, सभी के साथ तो नहीं हो पाता था। और तीसरा, जैसे उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया अपने लिए यूज करा, कि जब पढ़ाई के लिए यूज करना है तब सोशल मीडिया को यूज करा, और उस हिसाब से खुद को साधा कि हाँ अभी ये जरूरी है तो पहले ये, फिर बाद में बाकी। वाह कमाल है। जय बैरागी जी, आप क्या ऐड करेंगे सर इसमें? जी सर, मैंने तो सर यही कोशिश करी थी कि मैं जितना अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख सकूं, जब मुझे जो चीज करनी है मैं वो करूं। क्योंकि सर इस प्रिपरेशन में ना सिर्फ पढ़ना, पर साथ में थोड़ा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे सर मैं क्रिकेट और फुटबॉल खेलता था। साथ में सर सोशल मीडिया में ऐसा है कि सर मैं उसको भी सर एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कभी कभी लेता था। यूट्यूब पे सर मैं शॉर्ट्स देख लेता था, वीडियोस देख लेता था, खाना खाते खाते कुछ एंटरटेनमेंट मूवीज देख ली। तो सर उससे भी सर एज अ सोर्स ऑफ उसको एंटरटेनमेंट रखा। बट यस सर, अपने इमोशंस को सबसे ज्यादा कंट्रोल में रखा कि सर जब इस्तेमाल करना है सर तभी करें, पढ़ाई के समय सर उससे दूर रहा मैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं भी जब स्ट्रेस में आता हूं, अब किसी परीक्षा में तो नहीं बैठ रहा हूं, लेकिन जो काम करता हूं वही एक परीक्षा है, तो कई बार मैं इस ट्रैप में फंस जाता हूं कि स्ट्रेस मिटाने के लिए नेटफ्लिक्स या OTT पर चले जाओ, और गए तो 10 मिनट सोचकर गए थे कि सिर्फ लंच करते हुए या डिनर करते हुए देखेंगे, लेकिन जो उस फिल्म ने पकड़ा तो आपने देखा कि पूरे 45 मिनट आप उस जाल में फंसे रहे और आपका कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट काम मिस हो गया। ये आपने बहुत अच्छा कहा। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि इमोशंस वाटर की तरह होते हैं, जल की तरह होते हैं, उनमें खूब तैरिए, आनंद लीजिए भावनाओं का, लेकिन घर विवेक रूपी चट्टान पर ही बनता है। कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही है। मैं आऊंगा साक्षी की तरफ। साक्षी, आप मुझे समझाइए, आप भी बिल्कुल किसी साधिका की तरह प्रतीत होती हैं कि सिर्फ लक्ष्य पर आप बिल्कुल ध्यानस्थ होकर केंद्रित हैं। क्या कहेंगे आपने किस तरह अपने कंसंट्रेशन को आगे बढ़ाया? सर 2 चीजें ऑलरेडी कही जा चुकी हैं, मेडिटेशन और जो फॉरेस्ट ऐप
की बात हुई, डेफिनेटली ये दोनों मेरे लिए भी काफी यूजफुल थे। इसके अलावा अगर मैं कुछ ऐड करूं तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा है प्रायोरिटाइज करना। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई प्रिपरेशन मैंने प्रायोरिटाइज किया था कि पहले मुझे जो मैंने टारगेट सेट किए हैं डेली, पहले मुझे वो मीट करने हैं। उसके बाद जो मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो वैसे भी मिनिमल थी, पर अगर मेरे टारगेट्स मीट हो गए तो उसके बाद मैं सोशल मीडिया जितना भी यूज कर सकती हूँ या अपने फ्रेंड्स जो एक ऑलरेडी छोटा सर्कल है उनसे उसके बाद ही मैं बात करती थी। और एंटरटेनमेंट की जहां तक बात करूँ तो मैंने कोशिश की कि कुछ प्रोडक्टिव हॉबीज में डिस्कवर करूँ। जैसे रीडिंग का मुझे बहुत शौक है एंड ये ना ही सिर्फ एक प्रोडक्टिव हॉबी है जिसने मुझे एंटरटेन किया, पर ऑल्सो यूपीएससी में भी उसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो इस तरह की कुछ और हॉबीज मैंने डिस्कवर की जिससे मेरा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, पढ़ाई से थोड़ा सा ध्यान हट भी जाए, लेकिन मैं पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट भी ना हूँ। वाह वाह, ये इतने इंपॉर्टेंट मंत्र हैं साहब, एक एक मंत्र आप सुनिएगा ध्यान से। फॉरेस्ट स्टेप एक नई चीज सामने आई है कि आप जितने घंटे पढ़ते हैं उतने पेड़ आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, और आप जाहिर तौर पर एनवायरनमेंट लवर तो होंगे ही, तो ये पेड़ आप लगा भी सकते हैं। शिव मालवीय सर, आप मुझे बताइए, आपने, क्योंकि आपका भी चेहरा, मैं आप सबके चेहरों में एक बड़ी समानता है, बिल्कुल स्थिर चेहरे हैं। जैसे इस समय अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं बार बार किसी क्रिकेटर की तरह यस डिड इट कर दिखाया, ये बड़ी जोर से बात कर रहा होता है, जैसे मैच जीत के आते ना, हमने ये किया, ये प्लान किया, हमने ये प्लेयर आगे लाए हम। लेकिन आप सब ऐसे कूल कंपोज्ड हैं जैसे आपके लिए रोज का काम हो। प्रणाम है आप सभी को। शिव क्या कहेंगे आप? जी सर, एक तरीके से ये हमारे रोज का ही काम है, क्योंकि सर जो प्रिपरेशन होती है वो हमें क्या बात तरीके से ढाल देती है। जी यस सर, डेली अप्स एंड डाउन्स होते हैं, डेली सक्सेस और फेलियर देखते हैं, मेंटल स्ट्रेस अल्टीमेट लेवल का हो जाता है कभी कभी। बट सर जैसा कि बाकी साथियों ने कहा, कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिनको हम लेके चलें, जैसे कि योगा एंड मेडिटेशन मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, और सर नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ता हूँ। तो सर इन चीजों ने मुझे बनाए रखा। और सर भगवत गीता मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। तो सर उसमें भगवान श्री कृष्ण सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, माइंड को कंट्रोल करने की, कि माइंड जरूरी नहीं एक बार में आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर लो, उस पर प्रयास करते रहना पड़ता है। तो सर जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट होता था तो इस बात को याद रखता था कि हाँ, मुझे प्रयास करते रहना है। शायद सर ये जो प्रिपरेशन है इसने हमें इस तरीके से ढाल दिया है। वाह वाह। अभिषेक जी, आप क्या ऐड करेंगे? जी अभी बहुत खूबसूरत बात कही इन्होंने कि ये कांस्टेंट बैटल है। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बार अपने मन को शांत कर लिए और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप वो रोज कर सकते हैं। आपको रोज उस चीज के लिए खुद से फाइट करना पड़ता है, डिसिप्लिन बनाना पड़ता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शंस कम करने बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट का मेन्यू जितना बड़ा होता है ऑर्डर करने में समय उतना ज्यादा लगता है। तो आप अपने चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट करिए। जी कम चीजों, मतलब ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें लाइफ में। काफी लिमिटेड सोशल सर्कल आपका बन जाता है, तो ये सारी चीजें लाइफ का एक पार्ट बन जाती है जब आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत सुंदर। साथ में कोई हॉबी वगैरह जो आप फॉलो करते हैं तो वो भी प्रेशर डील करने से हेल्प करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और मैं बड़ा इमोशनल सवाल कर रहा हूं, हल्का नहीं कर रहा हूं जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन इस पर भी एक एक करके शिवम से हम फिर शुरू करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे हिंदी फिल्मों में होता था कि नायक जो है वो परेशान अपने टॉर्चर से नहीं होता था, लेकिन जब उसकी माँ का किडनैप कर लेता था विलेन, फादर का किडनैप कर लेता था, बच्चे का, वाइफ का, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता था, वो सब सरेंडर करने आ जाता था। हमारे लिए नायक नायिका है हमारे पेरेंट्स, और अगर उनके चेहरे पे परेशानी की एक भी रेखा हमने देखी तो डिस्ट्रैक्शन होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो आपके पेरेंट्स ने भी आपकी तरह साधना की। मैं शुभम से शुरू करूंगा इस बात की कि उन्होंने भी अपना कभी परेशान चेहरा आपके सामने नहीं लाए कि बेटा पहला अटेम्प्ट हो गया, अब मैं क्या करूंगा बेटा, तीसरा अटेम्प्ट है तुम्हारे लिए, अब तो बड़ा कठिन हो जाएगा। अगर वो ये कह देते तो बड़ी चुनौती बढ़ जाती, बड़ी मुश्किल आ जाती। कैसे शुभम, पेरेंट्स ने किस तरह कोऑपरेट किया, और कभी क्या उनका चेहरा परेशानी देख के आप डिस्ट्रैक्ट हुए कभी? सर होता है, मतलब पर क्या रहा, मेरे पापा जैसे यही बोलते थे कि हमने तुझे फ्री हैंड दे रखा है, हम पे इतने संसाधन है कि हम तुझे कुछ साल तक तैयारी करने दे सकते हैं, तो तू कर, कोई टेंशन नहीं है, ये नहीं होगा तो कुछ और अच्छा होगा। दूसरी बात ये थी कि कभी कभी जब ज्यादा खराब लगता था तो मैं पापा मम्मी से बात कर लिया करता था, ऐसे उससे टेंशन नहीं होती थी। अब जब बात कर रहे होते हैं तो लगता था कि हाँ इतनी बड़ी चीज वो दिक्कत भी नहीं है जितनी बड़ी हमारे दिमाग में हमने बना रखी है उसे, तो ऐसे चल जाता था काम।
इस तरह से काम चल जाता। जय, आप क्या ऐड करेंगे? कभी मम्मी पापा का चेहरा परेशान करता था कि अरे बाप रे अभी तक सफल नहीं हुए, बड़ी मुश्किल हो रही है, पापा बहुत परेशान है, मम्मी बहुत परेशान है? सर मेरे पापा सर जब तक के भी थे मेरे साथ तब तक के सर बहुत ज्यादा पापा ने सपोर्ट किया मेरा, और पापा मेरे लिए सबसे बड़ा इटर्नल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और मोटिवेशन मेरे लिए उस टाइम पर थे। पर सर जब पापा मेरे साथ नहीं रहे तो मम्मी ने सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई उस वक्त मेरे लिए, और मेरे पूरे घर परिवार वालों ने मुझे उस वक्त भोपाल भेजा कि आप पढ़ो। तो सर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई, और सर मेरी मतलब मैं जिस प्रकार से प्रिपरेशन कर पाया इतने फ्रीली, उसमें सर मेरी फैमिली का, मेरी मम्मी का सबसे बड़ा योगदान सर इसलिए है। जी जी जी, ये हम आपके पापा को प्रणाम करते हैं, और निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ी ताकत आपके लिए रहे हैं जय। और इस वक्त वो ये प्रोग्राम भी देख रहे होंगे और वहाँ से आपको अपना प्यार और अपना स्नेह भेज रहे होंगे। मैं बहुत उनको प्रणाम करता हूँ कि जो अपनी अर्धांगिनी को इतनी शक्ति देकर गए, हम सब उनके लिए बहुत आदर भाव से उनको याद करते हैं। मैं आपके इमोशन से जुड़ सकता हूँ क्योंकि पिता मेरे भी नहीं हैं, और जब भी ये प्रसंग आता है तो मैं भी अपनी आंखों की कोरों में नमी महसूस करता हूं जय, क्योंकि पिता के बारे में ये बात बेहिचक कही जा सकती है कि वो दुनिया से जाने के बाद में ही और बेहतर तरीके से समझ में आता है, क्योंकि माँ अपना प्यार लुटाती रहती है, पिता उसके ऊपर नारियल की तरह एक सख्त आवरण लेकर चलता है। वो नहीं कहता, वो सिर्फ ऐसा लगता है कई बार हमें कि पापा इतने इमोशंस क्यों नहीं ओपन अप करते, लेकिन उन्हें मालूम है कि उन्हें बेटे के लिए फाइनेंसेस की व्यवस्था करनी है, उन्हें बेटे का मनोबल ऊंचा रखना है, इसलिए वो माँ की तरह पर्दे के पीछे रहते हैं। लेकिन पिता पिता हैं, और मैं दोनों के योगदान को प्रणाम करूंगा। आपने बहुत अद्भुत बात कही, मैं समझ सकता हूं। मैं आता हूं शिव जी की तरफ। शिव मालवीय सर, आप इस पे क्या ऐड ऑन करेंगे? किस तरह से आप लोगों ने, जैसे आपने ही शायद ये बात कही थी कि भावनाओं पर नियंत्रण रखता हूं मैं, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखता हूं, लेकिन पेरेंट्स एक ऐसा इशू है जहां भावनाएं भी भटक जाती हैं। जी सर, जितनी स्ट्रगल मैंने करी है उससे कई ज्यादा स्ट्रगल पेरेंट्स ने भी करी है, परेशानी उनको भी हुई है। बट सर पेरेंट्स, जैसे हम परेशान हैं तो पेरेंट्स भी इस चीज को समझते थे और कभी अपनी परेशानी उस तरीके से व्यक्त नहीं करते थे, और यदि व्यक्त और हमको समझ आता भी था कि हाँ माता पिता परेशान है, तो सर वो चीज मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करती थी कि इसी परेशानी को खत्म करने के लिए ये जर्नी शुरू की थी और इसको अंजाम तक पहुंचाना है। तो सर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इंदौर में जब रह के तैयारी करी तो मेरी माता जी ने मेरे कारण घर छोड़ा और हमारे साथ इंदौर में रही 4 साल, और पिता फिर जो हमारे होम टाउन पे रहे, दादा दादी और चाचा चाची सब साथ में। तो सर ये एक वनवास की तरह ही था मेरी मम्मी के लिए भी, जो अभी पूरा हुआ है, और सर इसको मैं अपने एक मोटिवेशन की तरह देखता हूँ सर, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बहुत सदी हुई बात आपने कही। साक्षी, आपने किस तरह से इन चीजों को डील किया और आपके पेरेंट्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहा इसमें? जी सर, आई थिंक जो भी मेरा स्ट्रगल रहा है इस जर्नी में, उतना ही मेरी मम्मा का भी स्ट्रगल रहा है, क्योंकि थ्रू आउट दिस जर्नी वो बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ रही है। उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया। मम्मा का हमेशा कहना था कि जितना भी टाइम लगे इस प्रिपरेशन में, जितने भी अटेम्प्ट्स लेने हैं उतने लो, क्योंकि ये उनको समझ आया था कि ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है, और इसीलिए उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। और जब जो फैसिलिटीज मैंने मांगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने मांगा, वो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, और साथ ही एक स्ट्रेस एब्जॉर्बर का काम किया मम्मा ने। कभी भी मुझे थोड़े भी अप्स एंड डाउन फील होते थे इस जर्नी में, तो मैं तुरंत मम्मा से वो शेयर करती थी, और वो हमेशा मुझे और खुश करने की और चीयर अप करने की कोशिश करती थी। तो आई थिंक मेरी जो है सक्सेस आज इस एग्जाम में है, मुझसे ज्यादा वो मेरी माँ की सक्सेस। निश्चित तौर पर, और सारे पेरेंट्स ये बात बहुत ध्यान से सुने कि उन्हें स्ट्रेस बस्टर होना है बच्चे के लिए, स्ट्रेस मेकर नहीं होना है। तनाव बनाने के बजाय, उनके लिए तनाव का निर्माण करने के बजाय आपको उनके तनाव को कम करना। जितने अटेम्प्ट चाहे लो, होता है नहीं होता है, तुम मेरे बेटे बेटी हो, हमेशा रहोगे, मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूरा भरोसा नहीं है, ये ना सही तो कुछ और बहुत बेहतर तैयार होगा तुम्हारे लिए। ये पेरेंट्स की भूमिका है। अभिषेक, आप क्या एड ऑन करेंगे? जी
जी ऐसा कुछ अब नया बचा नहीं है कहने के लिए, मेरे साथियों ने बहुत अच्छी बात आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और हाजिर जवाबी लाजवाब है सर। केस में भी जी थैंक यू जी। मेरे केस में भी मेरे माँ बाप बहुत सपोर्टिव थे और बिना पेरेंट्स के पॉजिटिव सपोर्ट की ये एग्जाम निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स आपको एक एनवायरनमेंट तो देते ही हैं, साथ ही साथ वो आपको शील्ड भी करते हैं आउटसाइड, मतलब आपके घर के बाहर जो चीजें हो रही हैं आपके अड़ोस पड़ोस में या कोई भी परेशानी, उन सब चीजों से आपको शील्ड करके एक आपको कुकून में रखते हैं जिसमें आप शांति से बैठ के प्रिपेयर कर पाएं। तो उनका योगदान तो मतलब अनपैरेलल्ड है और उसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बिल्कुल आपने सही कहा। रुचिका से बात करके हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। जी रुचिका, आप मुझे बताइए, आप शेयर कीजिए अपना अनुभव। जी हाँ, मैं इसमें 2 चीजें ऐड करना चाहूंगी। पहली चीज, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि बचपन में जब मैं 10th 12th के लिए पढ़ती थी तो मुझे पढ़ाई का इतना जुनून हो गया था कि मम्मी पापा को लाइट बंद करने आना पड़ता था कि अब आप सो जाओ, अब मत पढ़ाई करो। तो उन्होंने मुझे इतना फ्री रख रखा है कि हम तो चाहते हैं जितना मन हो उतना पढ़ो और हमें तुम पे गर्व है। जैसे आप बोल रहे हो कि रिजल्ट के 4 दिन पहले मेरे पापा ने मुझसे ये शब्द बोले थे, मुझे अभी भी याद है। मैं रोने लगी थी कि पता नहीं क्या होगा, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, मुझे नहीं पता। और उन्होंने बोला कि बेटा मुझे आज भी उतना ही गर्व है तुम पे, रिजल्ट के बाद भी उतना ही गर्व रहेगा। तो हमें तुम्हारी मेहनत पे भरोसा है, तुम पे भरोसा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सपोर्ट के बिना ये सब कुछ असंभव है और आज हम जो भी हैं उन्हीं की बदौलत है। ये बिल्कुल मैं उन्हीं को क्रेडिट देना चाहूंगी। बहुत सुंदर बात आप सबने कही है। आप सबके बेहतर भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और नटशेल में जो आपसे हमने सीखा है, मैं अपने युवा व्यूवर्स के लिए ज़रूर बताना चाहूँगा। इन सब के चेहरे एक बार फिर, आप सब जो टेलीविज़न पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं बंसल न्यूज़ पर, इन सब के चेहरे एक बार फिर देखिएगा, क्योंकि दुनिया में बाजार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हाउ टू बिकम अ चैंपियन ये किताब तो मिल जाएगी आपको, लेकिन कभी नुस्खा नहीं मिलेगा। आप पूरी किताब पढ़ जाएंगे मोटिवेशनल 250 पेज की, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि ऑथर ने जो लिखा है उसको मैं अपने जीवन में कैसे उतारूं। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। चैंपियन चेहरे जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे हमारे साथ यहां स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये क्या पहनते हैं? चेक की शर्ट पहनी है शुभम जी ने हमारे साथ, उसमें कोई विशिष्ट बात नहीं है। विशिष्ट बात है उनके चेहरे पर। चेहरे पर एक शांति है, एक ठहराव है, बेचैनी नहीं है, आंखें आसपास झांक के इधर उधर देखने की कोशिश नहीं कर रही हैं। और यही सारे जितने हैं, अभिषेक को देखिए, आप रोचिका को देखिए, आप जय को देखिए, आप शिव मालवीय सर को देखिए, इन सब के चेहरे पर एक ठहराव है। इन्होंने सबसे पहले अपनी बेचैनी पर नियंत्रण पाया है। बार बार मोबाइल उठा के देखना, क्या आ गया क्या आ गया, है ना, ये सब करना हमें अपने रास्ते से पीछे ले जाता है। आप कल्पना करेंगे ना, कल जब इनके पेरेंट्स इनके एक भव्य सरकारी आवास में और इनके बड़े पद के साथ जब वो बैठेंगे तो उनको कितना संतोष मिलेगा। और इसके पहले की तपस्या किसी योगी की तरह होती है। जब रुचिका से उनके पापा हंसकर कहते हैं कि बेटा इससे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी कि तेरा क्या होता है रिजल्ट, तू तो मेरे लिए प्यारी रुचिका हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तो ये जो पापा हैं, ये पापा आपको होना पड़ेगा। जो बच्चे देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनके मम्मी पापा को ऐसा होना पड़ेगा। सारी तकलीफें भुलानी होंगी, अपने को फोकस्ड रखना होगा, बेचैन नहीं होना होगा, फॉरेस्ट ऐप की मदद लेनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी के विरुद्ध टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबने बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स दिए हैं। और अफसरनामा जो बंसल न्यूज का बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है, मैं आप सबसे वादा करता हूं और आप सब मुझे समय दीजिएगा कि 1-2 साल के भीतर जब मैं आपसे कहूंगा कि नमस्कार मैं हूं शरद द्विवेदी, अफसरनामा में आज हमारे साथ हैं शुभम यादव, जो कि एडीएम की जिम्मेदारी निभा रहे हैं भिंड के फला फला जगह पर। फिर इसी तरह से रुचिका की बात होगी, इसी तरह से साक्षी की बात होगी, शिव की बात होगी। बिलासपुर आऊंगा, छत्तीसगढ़ अगर मिलता है, अभिषेक जी को शुभकामनाएं, तो वहां मैं बात करूंगा। और इसी तरह मेरे बहुत प्रिय साथी जय बैरंगा साहब के पास में आऊंगा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और जया मैं आपकी तरफ लौटता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम टॉपर्स थे जिन्होंने अपनी सफलता के मंत्र हम तक पहुंचाए। देखिए, मंत्र इन्होंने आपको दे दिए हैं जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सफलता आपको तब मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे, पूरी लगन के साथ इस एग्जाम में बैठेंगे।